देखिए यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चन देख रहे थे। टोटल हमारी जो सीरीज है वो 5-6 हज़ार क्वेश्चनों की सीरीज है, जो ऐसे सीजीएल में या एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें, अजात शत्रु किसके पुत्र थे? अजात शत्रु हैं ये बिंबिसार के पुत्र थे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि अजात शत्रु हैं हमारे किसके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे। और ये मगध का एक प्रतापी सम्राट है अजात शत्रु, मगध का प्रतापी सम्राट है। और यहाँ पर बिंबिसार का एक पुत्र होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये हमें मालूम चल गई है कि अजातशत्रु किसके पुत्र थे। अभी हमें ये देखना है कि मगध का एक प्रतापी सम्राट था यहाँ पर। ठीक है, सीरीज हमारी टोटल हम कह सकते हैं कि 5,000 या 5,900 क्वेश्चंस की सीरीज है। ठीक है, तो मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबिसार का एक पुत्र था जिसने हम कह सकते हैं अजातशत्रु ने बिंबिसार को ही मार दिया था, यानी अपने पिता को ही मार दिया था। ये इनके पिता थे, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। और अजातशत्रु, इनके बचपन का नाम की बात करें, अजातशत्रु के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था कुणिक। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे, तो ये पूछा जा सकता है। और हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हर्यक वंश की जो स्थापना है वो यहाँ पर बिंबिसार है, ये यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। और इसकी साइज में थोड़ी सी मोटाई कम कर देता हूँ इसकी, वैसे तो कम ही है मोटाई तो, पर फिर भी ये इस कैपेसिटी है, ये तो इतना ही रहेगा, साइज कम नहीं होगा। ठीक है, और बिंदुसार से भ्रमित ना हो, इसलिए क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, एक दो, बिंबिसार को बिंदुसार से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो बिंदुसार है, अगर हम इससे भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी, बिंदुसार और बिंदुसार को एक मान लेते हैं। जो बिंदुसार है ये मौर्य राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो ये बिंदुसार अलग हैं, मौर्य वंश के राजा। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। तो इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होना हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और अजात शत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर हम देखें नंद वंश के अंतिम शासक कौन है। यहाँ पर घनानंद है, ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। और नंद वंश की जो स्थापना है ये किसने की थी? ये सम्राट थे क्षत्रिय महापदम नंद, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। महापदम नंद, महापदम नंद है, ये नंद वंश की स्थापना करते हैं। और इस वंश के अंतिम राजा धननंद को ही अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। ये अंतिम राजा थे धनानंद, इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और अपने मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य राजवंश की स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर घनानंद को ही हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और अगर हम बात करें, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर है 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का पुरस्कार है, ये किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का। और विनोद खन्ना है, विनोद खन्ना को 49वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये 49वां विनोद खन्ना को मिला है, उसके बाद अमिताभ बच्चन को मिला है। और नायडू की बात करें, नायडू जो है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए यहाँ आयोजित समारोह में अमिताभ को 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए ये दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कोई भी व्यक्ति विशेष अगर जो भारतीय सिनेमा है उसमें आजीवन योगदान करता है तो उसके लिए ये क्या, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार को प्रारंभ दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी यानी कि 1969 में इसको शुरू किया गया था।
और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार महिला को दिया गया था, जिसका नाम है देविका रानी। अब ये देविका रानी को क्यों दिया गया था ये पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार? पहली बात तो ये वर्तमान में इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो राशि हम देखें 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए कैश दिया जाता है और स्वर्ण कमल यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम देखें ब्रांड फाइनेंस नेशनल बैंकिंग ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग 2019 में तो 2019 का है ये क्या रैंकिंग थी भारत की? तो 2019 में 7वीं रैंकिंग थी ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में, और 2018 में ये 9वीं थी। 2019 में थोड़ी सी ऊपर आ गई है। और हम बात करें यूएस, चाइना, जर्मनी है, वो टॉप 3 में है, यूएस, चाइना और जर्मनी। उसके बाद हम बात करें अमित शाह ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कौन सी बुक है वो रिलीज की है? तो 7 जनवरी 2020 को अमित शाह जी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा है, जिसे हम बोलते हैं कर्म योद्धा ग्रंथ। तो उनकी जीवनी पर है ये। उसके बाद में बात करें विनेगर सिरका में कौन सा अम्ल होता है? जो हमारा विनेगर सिरका होता है, सिरका में हम एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। अगर हम बात करें टमाटर की, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और सेब की बात करें, सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब, सेब के अंदर मैलिक अम्ल होता है, मैलिक। ठीक है। और सेब के अलावा अगर हम बात करें नींबू की, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। और अगर हम बात करें इमली की, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है। और अगर हम बात करें दूध की, दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में होता है। तो ये अम्लों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक है हमारा माधवपुर मेला है, वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला है गुजरात में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्से, जैसे कि प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों को एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक दूसरे के निकट लाना है। और गुजरात का माधवपुर मेला है अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति जो है, अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से संबंध रखता है। कहाँ की जनजाति है वो? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। ये माधवपुर मेला है गुजरात का, ये अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से संबंध रखता है, मिसमी जनजाति। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का नया लोगो में क्या शामिल किया गया है? जो नया लोगो बना है अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का, उसमें नए लोगों में राष्ट्रीय प्रतीक और एक फॉक्स टेल ऑर्किड यानी कि राइनो कॉस्टिलस रेटुसा राज्य फूल यहाँ पर शामिल किया गया है। एक तो राष्ट्रीय प्रतीक है और एक राज्य फूल है। राज्य फूल का नाम है फॉक्स टेल ऑर्किड, फॉक्स टेल आर्किड। ये एक राज्य फूल है जिसको यहाँ पर शामिल किया गया है इसमें। ठीक है। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के किस घुड़सवार ने क्वालिफाई किया है? तो वो थे यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के घुड़सवार थे फ़ौकाद मिर्जा। तो ये फ़ौकाद मिर्जा है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के हिसाब से या भारत की तरफ से घुड़सवारी में क्वालिफाई किए थे। और ये टोक्यो ओलंपिक कब से कब चल रहा है? 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच में चला है। और इसमें अगर हम बात करें रेसलिंग में कुछ खिलाड़ी हैं रेसलिंग में, जैसे कि विनेश फोगाट है, वुमेन फ्री स्टाइल 53 kg के में विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट। तो यहाँ पर इंडिविजुअल 53 kg का टूर्नामेंट में इसने भाग लिया है। फिर बजरंग पूनिया है जो कि मैन है, और मैन की 65 kg के इसमें भाग लिया बजरंग पूनिया ने। उसके बाद में रवि कुमार दहिया है मैन फ्री स्टाइल
57 kg इंडिविजुअल में भाग लिया है। और दीपक पूनिया है मैन फ्री स्टाइल, 86 kg फ्री स्टाइल में भाग लिया है। आर्चरी में हम बात करें, तरुणदीप राय है मैन के अंदर, इंडिविजुअल में काम लिया है। और अतानु दास है मैन के अंदर है। और प्रवीण यादव है वो भी मैन के अंदर है। और दीपिका कुमारी है वो वुमेन के अंदर है। फिर हम देखें क्वेश्चन नेक्स्ट कि क्या होता है। रात्रि को चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जो रात्रि को चमकने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं खगोलीय पिंड। तो इसको ऐसे लिख देंगे खगोलीय पिंड। तो रात्रि को चमकने वाली वस्तुएं हैं वो हमारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य यानी ब्रह्मा का गिरी कहाँ पर गिरेगा? कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पहली बात तो ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में भी कहाँ पर है? कोडगु जिले में है ये, कोडगु। यहाँ पर ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। और यह अभयारण्य केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। केरल में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसको बोलते हैं अरलम। अरलम के निकट ही है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक है एसेंट 2020 समिट कहाँ पर हुआ था? एसेंट जो है ये 2020 है, कोची में हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हियर ऑन 9 और 10 जनवरी 2020, यानी 2 दिन के लिए यहाँ पर केरल में सभी लोग मिले हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पर। एसेंट 2020 में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 9,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ 18 मेगा परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री थे उस समय पिनाराई विजयन और राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान। तो जहां भी किसी न्यूज के राज्य की न्यूज है ज्यादा उछाल में आती है तो वहां के आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से अगर क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ से उठने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है? तो ये कूलाम का नियम कहता है। कूलाम का नियम कहता है कि अगर आप 2 आवेशों के मध्य अगर दूरी बढ़ा देते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल है कम हो जाता है, क्योंकि आवेशों के जो आपका आवेश होता है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युतीय बल का मान है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 into Q2, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, यानी Q1 into Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम से 2 आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल है वो बताता है। तो अगर आवेश बढ़ेंगे तो डायरेक्ट बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों के मध्य में कौन सा ग्रंथ है या हम कह सकते हैं कौन सी ग्रंथि है पाई जाती है? तो फेफड़ों के मध्य में यहाँ पर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है लंग्स के बीच में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में लीवर जो है लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट हम बात करें तोरा बोरा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तोरा बोरा पहाड़ियाँ हैं हमारी अफगानिस्तान में है। तोरा बोरा को 1980 के दशक के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ सैन्य बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तालिबान के गढ़ स्थान के रूप में जाना जाता था। तालिबान है इसको गढ़ के रूप में यूज करते थे। और 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ जब सैन्य बलों का प्रयोग किया गया तो तोरा बोरा है इनको तालिबान के गढ़ स्थान के रूप में जाना गया है। उसके बाद में बात करें लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है, जिसको हम N2O बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगर ये गैस को हम चला देते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर आदमी हंसने लगता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1924 में किया गया था। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 85 फीट। निर्माण काल 31 मार्च 1913 को इसका निर्माण काल शुरू हुआ था। और निर्माण संपन्न की बात करें, निर्माण यहाँ पर संपन्न जो हुआ था 1924 में संपन्न हो गया था, मतलब 11 साल इसको बनने में लग गए थे इंडिया गेट को।
और प्रवेश द्वार का निर्माण है राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन की यादगार में इसको बनवाया गया था। प्रवेश द्वार का निर्माण हमने राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन की यादगार में बनाया था। इसके वास्तुशिल्पी थे जॉर्ज बेटेंट। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुशिल्पी कौन थे? जॉर्ज बेटेंट थे। सन 1924 में बनकर के तैयार हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्री तट पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर विंग्स इंडिया 2020 कहाँ पर आयोजित की गई? विंग्स इंडिया 2020 को 12 से 15 मार्च 2020 तक हैदराबाद के हम कह सकते हैं बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। विंग्स इंडिया 2020 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसको आयोजित किया गया था। और इस आयोजन का आयोजन जो है वो किसने किया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है MOCA और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस क्षेत्र के तेजी से बदलते गतिशीलता को जन्मजात मंच प्रदान करने के लिए इसका बात की गई है। उसके बाद में देखते हैं प्याज के अंदर कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए प्याज के अंदर तो सल्फेनिक एसिड रहता है। कौन सा एसिड रहता है? सल्फेनिक एसिड रहता है प्याज के अंदर। लेडी विलिंगडन पार्क कहाँ पर है? तो लेडी विलिंगडन पार्क है, ये नई दिल्ली में है। लोधी गार्डन को पहले लेडी विलिंगडन पार्क भी कहते थे। जो लोधी गार्डन है उसी को पहले लेडी विलिंगडन पार्क कहते थे। और अगर हम बात करें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 कहाँ आयोजित की गई थी? लंदन में। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप लंदन में। चैंपियन थे इसके मैंगूस कार्लन। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है किस वर्ष मुंबई का नया नाम है? वो मुंबई पड़ा था। तो 1995 में मुंबई को यहाँ पर मुंबई कर दिया गया था। ठीक है। बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट में आप बताइए आपको कैसा ये सॉल्यूशन लगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, कमेंट में बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। धन्यवाद।